तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिंगजू काफी गुस्से में होता है और कहता है उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह इतनी बदतमीजी के साथ बात करने की। आखिर वो मुझे समझता क्या है। तो प्रिंस बॉरलॉक उसके साथ ही होता है। वो यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है इस लड़के ने वाकई में तुम्हारे सामने तो हाथ ही कर दी है। लगता है कि तुम्हें इस बारे में तो पता है कि वो लड़का इस बार नो डिमन एबिस से जीत कर बाहर निकला और इस बार उसे रूकी किंग कहा जा रहा है। उसका टाइटल रूकी किंग का है, इसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया है। उसके साथ उसके जो दो दोस्त है, एक का नाम क्लाउड वन और दूसरे का नाम वी चैंग है, वो दोनों ही टॉप 10 की रैंकिंग में है। इस बार के जूनियर्स में वो दोनों टॉप 10 की रैंकिंग में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि उसने हमारी रॉयल अकेडमी के एल्डर वू के ग्रैंडसन जिसका नाम किन वू है उसको बुरी तरह से पीटा था और साथ ही लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हेड उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आया था, तो उसने उसको भी बुरी तरह से पीट दिया। तो ज़ूमिंग उसे कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। जो भी यहाँ पर प्रिंसेस रूडी के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो मेरे हाथ से मरेगा, क्योंकि प्रिंसेस रूडी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि बॉरलॉक यहाँ पर सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये बेवकूफ मेरे जाल में फंस चुका है, मैं इसको इस्तेमाल करते हुए झाओ शुई को मरवा डालूंगा। बॉरलॉक उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि झाओ शुई मास्टर सीटू चिंग का डिसाइपल है। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है उस लड़के को सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। उस लड़के की बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से। ज़ूमिंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तुम पर्सिया डायनेस्टी के प्रिंस हो, लेकिन तुम यहाँ पर इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम यहाँ पर ये बात मेरे सामने करके मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए झाओ शुई को रास्ते से हटा दूं। तो बहुत लोग उसे कहते हैं हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। तो ज़ूमिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपने हाथ में ग्लास को भी तोड़ देता है और कहता है तो इस लड़के को लगता है कि वो रूकी किंग बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर में एक जान किंग भी बन सकता है और मुझसे आगे निकल सकता है। इसे क्या लगता है कि ये मुझसे बेहतर है, इसे एक न एक दिन मैं जरूर बताऊंगा। प्रिंस बॉरलॉक उसे कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने सुना है कि 15 दिन के बाद जो टीम यहाँ से जाने वाली है शीहान डायनेस्टी की तरफ, और हम लोग रोविंग बैंडेट्स को मारने के लिए जा रहे हैं। तुम उस टीम को लीड करोगे। मुझे लगता है कि अगर वो लोग वहाँ पर बैंडेट्स के हाथों मारे जाए तो फिर हम में से किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि वो बैंडेट्स के हाथों के मारे जाएंगे, लेकिन असल में ये हमारा काम होगा। ज़ूमिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, ये अच्छी बात है। फिर साथ ही वो ताली बजाता है और कहता है यहाँ पर मैं तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ, हमारे साथ एक और नया साथी जुड़ रहा है। तो वो किमू को वहाँ पर बुलाता है और कहता है तो ये हमारा नया दोस्त है। तो मिंग और प्रिंसेस रूडी होटल में खाना खाने के बाद वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों ही रास्ते में शर्माते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। मिंग सोच रहा होता है दोनों ही दोस्त मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि उन दोनों को लगा कि वो प्रिंसेस के साथ चलते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे और लोग इनको देखकर बातें बना रहे हैं, तो वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर भाग रहे हैं। जाओ साइड के ऊपर प्रिंसेस रूडी की तरफ देखता है, जैसे वो उसकी तरफ देखता है वो शर्माना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है, क्योंकि प्रिंसेस रूडी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। जाओ उसे कहता है प्रिंसेस अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे और कोई काम नहीं है क्या मैं वापस जाकर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकता हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, क्या तुम्हें इस बात से अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ हो। जाओ उसे कहता है प्रिंसेस ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। असल बात यह है कि तुम हमारी अकेडमी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें हमारी पूरी डायनेस्टी की नंबर 1 ब्यूटी कहा जाता है। तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों का स्टेटस बहुत ज्यादा अलग है। मैं तुमसे दूर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया तो फिर मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। प्रिंसेस भी उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है तुम यहाँ पर किस तरह की गंदी बात कर रहे हो कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हो, तुम मेरे साथ क्या बुरा करोगे। फिर साथ ही उसे कहती है तुम्हारा आंसर काफी ज्यादा अच्छा था कि तुम यहाँ पर इसीलिए मुझसे दूर रहते हो कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, तुम मेरे साथ कुछ बुरा न कर दो। साथ ही प्रिंसेस उसे कहती है इस बार मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ तक इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक सीरियस बात करना चाहती हूँ कि तुम हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करो। जाओ कहता है मैं तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए क्या काम कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट के लिए काम क्यों करूंगा। वो प्रिंसेस रूडी उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े जीनियस हो, तुम वॉरियर लेवल पर होते हुए एक टॉप लेवल के जनरल को आसानी से हरा सकते हो, मतलब यह है कि तुम आर्मी के बहुत ही अच्छे सोल्जर बन सकते हो। अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी तो हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली जनरल बना दिया जाए या फिर कमांडर या फिर कैप्टन बनाया जाए या फिर मेजर बना दिया जाए। तुम जैसा चाहो वैसे तुम्हें वहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट को तुम्हारे जैसे टैलेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था गवर्नमेंट के लिए काम करना बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा संभल जाएगा, क्योंकि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर यानी कि ससुर जी वो सभी लोग आर्मी में हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि मेरी बॉडी के अंदर डीमन ब्लड है और बहुत ही जल्दी मैं एक डीमन में चेंज हो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आर्मी में रहकर मैं आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए आर्मी में जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसेस रूडी उसे कहती है ये तो अफसोस की बात है कि तुम मेरी ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट करने वाले हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि आर्मी को तुम्हारी जरूरत है। उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैंने कभी भी आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा, मेरा इस बारे में कोई भी इरादा नहीं है, और अगर कभी ज्वाइन करना भी हुआ तो पहले मुझे अपने दादाजी से इस बारे में बात करना होगी, अगर मेरे ग्रैंडपा कहें तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे ग्रैंडपा लॉन्गर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि तुम आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, तुम फिर आर्मी को ज्वाइन करके गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे। फिर साथ ही जाओ उसे कहता
है, योर हाइनेस क्या आपको मेरी वाइफ मून के बारे में कुछ पता चला? वो उसे कहती है हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, मुझे तो लगता है कि अभी तक वो शूरा डायनेस्टी में पहुंच चुकी होगी। कहता है कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? उसे कहती है हमारी डायनेस्टी के बहुत सारे स्किलफुल मास्टर्स हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे, वो सभी लोग उनके पीछे थे, वो शूरा के लोगों का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनका पीछा करते करते जब वो लोग सफीर लाइट डायनेस्टी में पहुंचे तो सफीर लाइट डायनेस्टी के लोगों ने हमारे लोगों की मदद करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से शूरा क्लैन के लोग बचकर निकल गए और वो लोग अपनी शूरा डायनेस्टी में वापस पहुंच गए। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि यहाँ पर हम लोग मून की आइडेंटिटी को देखें, वो शूरा क्लैन के एक मेंबर है, तो ये बात तो ठीक है कि वो लोग शूरा क्लैन के लोग उसको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो उसे पहुंचता मानते हैं, इसी वजह से वो उसे उठाकर अपने पास वापस लेकर गए हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मून बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरे पास जो न्यूज आई है उसके मुताबिक उन लोगों ने मून को किसी और मकसद के लिए किडनैप किया है, वो लोग यहाँ पर कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, इस वजह से वो मून को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जाओ उसे कहता है प्रिंसेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि प्रिंसेस जाओ की तरफ देखकर सोच रही होती है, लगता है कि ये लड़का अपनी वाइफ को लेकर काफी ज्यादा उदास है। तो वहाँ से वापस आने के बाद हमारा जाओ अपने रूम में आकर कल्टीवेट करता है, तो यहाँ पर 15 दिन पूरे हो जाते हैं। 15 दिन पूरे होने के बाद हमारा जाओ यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और कहता है यहाँ पर एक लो जनरल लेवल के ब्लैक डीमन लिपर्ड का ब्लड पिया था, उसके डीमन ब्लड लिपर्ड का ब्लड पीने के बाद उसको कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं एक हायर कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर लूंगा, यानी कि ब्लड के साथ मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा टेरिबल महसूस कर रहा हूँ। लगता है जैसे मेरी बॉडी यहाँ पर फटने वाली है, तो साथ ही उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से बड़ा सा ब्लैक टाइगर निकल रहा है। वो टाइगर उसकी बॉडी के अंदर रेजिस्ट कर रहा है, तो हमारा जाओ यहाँ पर जी डीमन फार्मूला को यूज करते हुए उसकी सोल को वहाँ पर अपनी बॉडी में रिफाइन करता है और उसकी पावर को अपनी पावर बना लेता है। जाओ कहता है इंसानों और डीमंस में बहुत सारा फर्क होता है, मैं यहाँ पर डीमन के जनरल लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा और इंसान के वॉरियर लेवल तक पहुँच सकता हूँ। जाओ कहता है मुझे अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर इसको रेजिस्ट करना होगा क्योंकि मुझे भी अपनी अंकल के लेग्स को क्योर करना है, मून को वापस लेकर आना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। साथ ही वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है जिसके साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी के साथ ही आसमान के ऊपर से लाइटनिंग गिरना स्टार्ट होती है। आसमान के ऊपर से लाइटनिंग गिरती है, उसका डीमन मंकी और उसका डीमन हॉर्स जो के बाहर ही खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं ये बॉस यहाँ पर कर क्या रहा है कि बॉस यहाँ पर अपने डीमन लेवल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से उसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने वाले हैं। यहीं पर हमारे डिप्टी डीन को भी दिखाते हैं। डिप्टी डीन अपने रूम में खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या दोबारा से यहाँ पर लाइटनिंग क्यों गिर रही है? ये लाइटनिंग तो सीटो चिंग के डिसाइपल के रूम की तरफ से आ रही है, पिछली बार भी उसके घर के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी और उसका घर बर्बाद हो गया था। तो चलकर देख कर आते हैं। वो जल्दी से जाम करते हुए बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर पहले से एल्डर गावू खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं एल्डर गावू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या एल्डर गावू से कहते हैं वाइस डिप्टी लीडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वाइस डीन से कहते हैं मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जिस स्टूडेंट के घर के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी उसका पूरा घर बर्बाद हो गया था, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। चलो वहाँ पर चलकर देख कर आते हैं। दोनों जल्दी से भागते हुए उस घर की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमारा जाओ होता है, जहाँ पर लाइटनिंग गिरी होती है। दोनों जैसी वहाँ पर लैंडिंग करते हैं तो वहाँ पर बाहर हमारा मंकी खड़ा होता है। मंकी अपने साइज को बड़ा करता है, उसकी बॉडी से लाइटनिंग निकल रही होती है। देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। के अंदर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर हमारे जाओ ने अपनी डीमन कोर को डिवेलप कर लिया है, क्योंकि हमारा जाओ आहिस्ता आहिस्ता एक डीमन बनता जा रहा है, इसी वजह से वो अपने डीमन कोर को डिवेलप कर रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर लाइटनिंग गिरना बंद हो जाती है। एल्डर गावू कहते हैं ये क्या, यहाँ पर तो एक डीमन मंकी किंग है और इसके साथ एक हॉर्स डीमन है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आइंस्टीन कहते हैं मुझे लगता है कि ये फायर मंकी यहाँ पर लेवल अप करने की कोशिश कर रहा होगा, इसी वजह से आसमान के ऊपर से इसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई डीमन मॉन्स्टर अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है। फिर साथ ही वो कहते हैं तो इसका मास्टर कहाँ पर? इसके मास्टर ने यहाँ पर लाइटनिंग के गिरने की आवाज तो सुनी होगी, वो यहीं पर आसपास होना चाहिए अपने मंकी के लिए। मैं जाओ रूम के अंदर से बाहर निकल कर आता और कहता है मैं जाओ जुई आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गावू से कहते हैं तो तुम जाओ जुई हो, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने जाओ यहाँ पर उन दोनों एल्डर से कहता है हाँ प्लीज मुझे माफ करना, अचानक से मेरा 6 ईयर यानी कि ये मेरा मंकी जो कि एक डीमन मॉन्स्टर है, ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा था, तो ब्रेक थ्रू की वजह से इसके ऊपर लाइटनिंग गिर रही थी, प्लीज मुझे माफ करना, अगली बार मैं अपने मंकी को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए किसी दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगा। एल्डर गावू क्योंकि किमू के ग्रैंडपा है, वो जाओ की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा दिखाई देता है, लेकिन इसने किमू को आसानी से हरा दिया जो कि इससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन वाला लड़का है। मुझे लगता है कि बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। वाइस डीन कहते हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर इस बार सब कुछ ठीक है, इस बार तुमने अपना घर नहीं तोड़ा, क्योंकि पिछली बार तो तुम्हारा पूरा घर ही टूट गया था और हमें सिर्फ रिपेयर करवाना पड़ा था। अगली बार ध्यान रखना अपने मंकी को किसी दूसरी जगह पर ले जाना जब ये ब्रेक थ्रू करने वाला हो। क्या एल्डर गावू से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा तो हमें भी इस बात से कोई मसला नहीं है, और वो भी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि मंकी हमारे जाओ से कहता है मुझे लगता है कि एल्डर गावू तुम्हें मारना चाहते हैं। उसे कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने इसीलिए यहाँ पर तैयारी मुकम्मल की हुई है। उसने अपने हाथ पीछे
किया होता है और अपनी डीमन कोर को अपने हाथ में पकड़ा होता है। जाओ कहता है शेल्टर जहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करता तो मैं इसे यहीं पर मार देता। मैंने यहाँ पर अपनी डीमन कोर को डेवलप कर लिया और इसके साथ में अपनी इननेट जान फायर को भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मेरी डीमन कोर के 9 कलर्स क्यों हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर जितने कलर्स हैं वो सारे कलर, हर एक कलर एक अलग किस्म की एनर्जी को दर्शाता है। हो सकता है कि ये सब कुछ इस वजह से हो क्योंकि मैंने बहुत सारे डीमंस के ब्लड को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से मेरी डीमन कोर के अंदर बहुत सारी एनर्जीज और बहुत सारी पावर्स हैं। तो मंकी उसे कहता है जाओ शुई, तुम्हें तो बहुत बधाई हो कि तुम यहाँ पर एक डीमन नहीं बन गए प्रमोशन के दौरान, वरना तुम डीमन बन जाते तो तुम्हें इस अकेडमी से निकाल दिया जाता। तुम्हारा जाओ उसे कहता है हाँ चलो ठीक है, अब जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलने देते हैं, क्योंकि मुझे फिलहाल नहीं पता कि कब मैं एक डीमन में चेंज हो जाऊं, कि मैं इसके लिए ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। फिर साथ ही वो अपने हॉर्स के सर पे हाथ रखता है, कहता है मैंने तुम्हें तो नोटिस ही नहीं किया, तुम तो काफी बड़े हो गए हो सकता है कि मैं कल की मुहिम में तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि कल हमें फाइट करने के लिए जाना है, तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। तो वो घोड़ा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। तो अगले दिन ये सभी लोग एक्सपीडिशन के ऊपर निकलने वाले हैं। तो इनका लीडर जाओमिंग होगा। जाओमिंग अपने बड़े से वुल्फ के ऊपर बैठा होता है और इसके साथ वो सारे लड़के होते हैं जो कि इस बार इस एक्सपीडिशन में जाने वाले हैं। तो जाओमिंग अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे आ जाओ और हम सभी लोगों को तेज तेज आगे बढ़ना होगा। हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन में हमें चिंगहार डायनेस्टी में पहुंचना है ताकि हम लोग वहाँ पर पहुंचकर बैंडिट से निमटने में उनकी मदद कर सकें। साथ ही पीछे हमारे जाओ की तरफ भी देख रहा होता है। जाओ अपने ब्लैकी के ऊपर बैठा होता है। क्लाउड वन हमारे जाओ से कहता है ब्रदर जहाँ की सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब लगती है। टोटल हमारे पास 80 लोग वहाँ पर जाने वाले और 40-40 के ग्रुप में 2 में तकसीम किया गया है और हमारे ग्रुप को लीड करने वाला जूमिंग है और तुम्हें बताना कि हमारा उसके साथ पहले से झगड़ा चल रहा है। तो फी चैंग उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं एक मीडियम लेवल का टॉप जनरल बन चुका हूँ। किसी ने भी यहाँ पर हमें ऑफेंड करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पर मार डालूंगा, किसी को भी हमारे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करने दूंगा। तो जाओ भी उन लोगों से कहता है मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी यहाँ पर ऐसी बिना किसी वजह के हमारे पर अटैक कर सकता है। पर जितने लोग हैं उन सभी में से जूमिंग के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें अटैक करके हमें हरा सकता है। तो फी चैंग हमारे जाओ से कहता है ब्रदर तुम्हारा ये घोड़ा ये ब्लैकी ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। ऐसे तो हम लोग अपने माउंट को यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते, किसी भी डिमोनिक बीस्ट के ऊपर नहीं जा सकते जो कि बाहर का हो। अब उसी डिमोनिक बीस्ट के ऊपर इस सफर पर जा सकते हैं जो कि स्कूल की तरफ से अलाउ किया गया हो। उन लोगों से कहता है ये वही घोड़ा है जो कि मेरे पीछे पीछे जंगल से यहाँ पर आया है। नो डिमन बीस्ट से ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आया है। एक बार हम लोग इस एक्सपीडिशन से वापस आ जाएं, उसके बाद मैं तुम दोनों के लिए भी अपना अपना एक माउंट लेकर आऊंगा, यानी तुम्हें भी कोई डिमोनिक बीस्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर तुम भी सफर कर सकोगे। उडवान उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहीं पर किमू को भी दिखाते हैं। किमू इन लोगों की तरफ देखता है, कहता है ये लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन मरने से पहले देखो ये किस तरह की पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वो कहता है इस तरह के घोड़े के ऊपर सफर नहीं करना चाहिए। हालांकि ये एक लो लेवल का डीमन हॉर्स है, लेकिन फिर भी स्कूल की तरफ से अलाउ किए गए घोड़े के ऊपर ही आना चाहिए था, ये तो बहुत ही बुरी बात है। यहीं पर वो एक बैकग्राउंड सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर रात के वक्त हमारा जाओ अपने घोड़े को एस्टेबल में बांध कर आता है और उसे कहता है ब्लैकी प्लीज तुम्हें यहीं पर रहना होगा, मेरे पास तुम्हें रखने के लिए जगह नहीं है, इसी वजह से आज रात तुम्हें यहीं पर रुकना होगा बाकी के सारे घोड़ों के साथ ही। किमो उसे छुपकर वहाँ पर देख रहा होता है। किमो कहता है लगता है कि जाओ इसी घोड़े को कल यूज करने वाला है, तो क्यों ना यहाँ पर इसके माउंट को यहाँ पर तंग किया जाए। चलो ठीक है जाओ तुम अपने घोड़े से जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कल तक ये जिंदा नहीं बचेगा। तो उसके बाद किमो चलता हुआ सीधा घोड़े के पास आ जाता है। वो अपने पास से कोई दवाई निकालता है और उस दवाई को उसकी घास के ऊपर डाल देता है ताकि जब वो घोड़ा उसको खाएगा तो वो वहीं पर मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सा पॉइजन होता है। ब्लैकी एक डीमन हॉर्स है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। किमो को उसकी घास के ऊपर वो मेडिसिन डालते हुए देख लेता है। साथ ही ब्लैकी उस कार्ड के ऊपर किक मारता है जिसकी वजह से वो सारी घास ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और किमो बेचारा भी वहीं पर गिर जाता है। उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। जाओ कहता है कौन है वहाँ पर, जाओ जल्दी से भागता हूँ। वहाँ पर आता है लेकिन किमो भाग जाता है, उसकी मेडिसिन वाली बोतल वहीं पर गिर जाती है। जाओ उस बोतल को उठाता है और कहता है ये क्या, लगता है कोई यहाँ पर मेरे घोड़े को पॉइजन देना चाहता था। शेर भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है बॉस मैंने देख लिया वो कौन था, वो किम्बू था जिसके साथ कल तुम्हारी फाइट हुई थी, हमारे ब्लैकी को पॉइजन देने की कोशिश कर रहा था। जाओ कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोड़े को पॉइजन देने की, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके घोड़े को जाकर पॉइजन दूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है। तो किम्बू जब अपने माउंट की तरफ देखता है उसके पास एक बड़ा सा टाइगर था, वो टाइगर मरा पड़ा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे टाइगर को किसने मार दिया। बाकी के सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, किम्बू के माउंट को क्या हुआ, लगता है कि रात के वक्त कोई हाई लेवल का डीमन बीस्ट यहाँ पर आया होगा और उसने इसके टाइगर को मार दिया होगा। लेकिन साथ ही वो कहते हैं किसी डीमन बीस्ट ने इस तरह तो बिल्कुल भी इसे नहीं मारना था, इसकी बॉडी के अंदर तो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा धंसा हुआ है, जैसे कि किसी इंसान ने जानबूझकर इसको मारा है। लगता है कि कोई इससे बहुत ज्यादा नफरत करता है जिसकी वजह से उसने इसके माउंट को ही मार दिया है।
तो मिंगजू को भी यहाँ पर पता होता है कि ये सब कुछ किसने किया है। वो झाओ की तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि इन लोगों ने सब कुछ किया होगा क्योंकि लास्ट नाइट उन्होंने मुझे बताया था कि वो इसके ब्लैकी को पॉइजन देने के लिए गया था। कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे झाओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फायरिंग टाइगर को यहाँ पर मारने की, तो अब मैं देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओ से कहता है कहीं तुम कोई पागल तो नहीं हो, तुम यहाँ पर किस बेस पर मुझसे बात कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे फायरिंग टाइगर को मारा है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो फिर तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे टाइगर को मारा है? तो किमू जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मिंगजू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किमू उसकी बात नहीं सुनता। किमू फिर से हमारे झाओ के ऊपर अटैक करता है, वो उसे पंच मारता है, लेकिन हमारा झाओ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसके साथ ही हमारा झाओ अपनी पाम में पावर को रिलीज करता है और कहता है जबकि तुमने पहले मेरे पर अटैक किया तो इसका मतलब यह है कि मैं सेल्फ डिफेंस में तुम्हारे पर अटैक कर सकता हूँ। अपनी पाम से उसके ऊपर अटैक करता है, जबरदस्त एनर्जी निकलती है और किमू उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, जबकि मिंगजू जल्दी से उसे कैच करता है और कहता है मिंगजू से कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मानना चाहिए। मैंने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ पर फाइट मत करना, फिर तुमने यहाँ पर किमू के ऊपर अटैक कैसे किया? उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे पर सारा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने इस पर अटैक किया, जबकि तुमने इसको देखा नहीं, इसने मेरे पर पहले अटैक किया है। तो लगता है कि तुम्ही ने इसको ऑर्डर्स दिए हैं मेरे खिलाफ ये सब कुछ करने के, क्योंकि तुम मेरे से गुस्सा हो, तुम्हें मुझसे नफरत है। झाओ के साथ उसके दोनों दोस्त भी आकर खड़े हो जाते हैं। झाओ कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट खा लेते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई मसला है, जहाँ पर तुम अगर इसका बदला लेना चाहते हो तो फिर आ जाओ। तो मिंगजू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन यहीं पर उनके साथ जो उनका वाइस कैप्टन होता है वो कहता है तुम लोगों का हो क्या हो तो क्या हम लोग आगे बढ़े? तो यहीं पर रहकर फाइट करने वाले हैं या फिर हम लोग वहाँ पर जाकर बैंडिट्स के साथ फाइट भी करेंगे? तो वाइस कमांडर का नाम चैन क्यू होता है। चैन क्यू उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर आपस में बहस क्यों कर रहे हो, जबकि वहाँ पर वो चिनहांग डायनेस्टी के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हम लोग वहाँ पर पहुंचकर अपने मिशन को पूरा करें, यानी कि बैंडिट्स को मार दें। तो मिंगजू की बात सुनने के बाद वापस अपने माउंट की तरफ चला जाता है, कहता है लेकिन मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला जिसने किमू के फायरिंग टाइगर को मारा है, बस मुझे वो बंदा मिल जाए। तो 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग चिंगहान डायनेस्टी में पहुंच जाते हैं। चिंगहान डायनेस्टी में पहुंचने के बाद जब ये लोग दरवाजे के ऊपर उतरते हैं, और उनके सामने चिंगहान डायनेस्टी का प्रिंस और उसके साथ एक कमांडर खड़ा होता है। ये लोग अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे उतरते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं हम लोग यहाँ पर रॉयल अकेडमी से आए हैं, लगता है कि आप यहाँ के मेयर वान, मुझे आपके बारे में बताया गया था। तो उसके साथ कमांडर नहीं मेयर होता है। मेयर वान उन लोगों से कहते हैं हाँ मेरा नाम मेयर वान है और मेरे साथ इस चिंगहान डायनेस्टी के प्रिंस है, इनका नाम प्रिंस वी हाई चिंग है। तो प्रिंस चिंग भी उन सभी लोगों के सामने झुकते हुए उन सभी को ग्रीट करता है, जबकि जैसी हमारे झाओ की नजर उसके ऊपर पड़ती है, झाओ कहता है ये तो वही कमीना है, लास्ट टाइम अकेडमी के टेस्ट के दौरान इस लड़के ने वहाँ पर मेरे साथ पंगा लिया था और उसके बाद वहाँ से भाग आया था, लेकिन इसने अंकल ली को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन मेरे पर अटैक करने की वजह से इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था रॉयल अकेडमी के टेस्ट से, और इसके बाद से चिंगहान डायनेस्टी के प्रिंस की प्रिंसशिप से भी हटा दिया गया था। तो प्रिंस चिंग भी जब हमारे झाओ को देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो फिर तुम यहाँ पर आ ही गए, तो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है। इसी के साथ ही प्रिंस चिंग वहाँ पर ऑर्डर देता है कि चलो जल्दी से झाओ शुई को पकड़ लो। तो मेयर वान भी उसे कहता है प्रिंस लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सभी लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, ये रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप इसको पकड़ने का क्यों कह रहे हैं? प्रिंस चिंग कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कौन है और यहाँ पर किस मकसद के लिए आया है, मैं बस इस बंदे को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी से इसको पकड़ लो। तो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर चलो कोई तो है जो कि झाओ के खिलाफ है, और जल्दी से भागते हुए हमारे झाओ और उसके दोस्तों को वहाँ पर घेर लेते हैं, जबकि झाओ वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। क्लाउड वन उन लोगों से कहता है जो भी यहाँ पर मेरे ब्रदर झाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसको मार डालूंगा। झाओ भी उन सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोग अपने गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हो, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। झाओ कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे पर तरस खा के तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहने के लायक नहीं हो। इसी के साथ ही हमारा झाओ अपने माउंट के ऊपर से जंप करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। मेयर वान भी जल्दी से जंप करते हुए प्रिंस चिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि वो उसको अटैक से बचा सके, लेकिन हमारा झाओ सिर्फ एक ही अटैक के साथ मेयर वान को साइड के ऊपर गिरा देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और जाकर प्रिंस चिंग को उसके गले से पकड़ लेता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है अब जरा बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या उसे कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि कौन पहले मरता है, तुम मरते हो या फिर मैं मरता हूँ। मिंगसू भी उसे कहता है झाओ शुई इसको छोड़ो, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये चिंगहान डायनेस्टी का प्रिंस है, क्या तुम मरना चाहते हो जो तुम प्रिंस को इस तरह पकड़ रहे हो? तो मेयर वान भी उसे कहते हैं प्लीज लड़के इसको छोड़ दो, ये हमारे प्रिंस है, अगर तुमने प्रिंस को हट किया तो फिर यहाँ पर तुम भी नहीं बच पाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी दोबारा तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा। हमारा झाओ उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर अपने स्कूल की तरफ से दी गई टास्क को पूरा करने के लिए आया हूँ, इस लड़के के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये लड़का मुझे मरवाना चाहता है, इसी वजह से इसने यहाँ पर मेरे पर अटैक करवाया है। अगर ये लड़का यहाँ पर मुझसे वादा करता है कि ये दोबारा मेरे पर अटैक नहीं करवाएगा, ना ही यहाँ पर कोई लफ्ज बोलेगा, तब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसको जिंदा छोड़ने को तैयार हूँ। प्रिंस चिंग भी उसे कहता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दोबारा तुम्हारे पर
अटैक नहीं करूंगा। जाओ उसकी बात सुनने के बाद उसे वहीं पर फेंक देता है और वापस की तरफ मुड़ जाता है। तो उसके दोस्त से कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा किया। जबकि प्रिंस चिंग उठने के बाद फिर से अपने मेयर वान के पीछे झुक जाता है और कहता है चलो जल्दी से इस लड़की को मार डालो। वो उसे कहते हैं लेकिन अभी तो तुमने वादा किया है। वो कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस इस लड़के को अभी मार डालो, जो भी हो जाए इस लड़के को अभी मरना चाहिए। तो प्रिंस के ऑर्डर सुनने के बाद उसके साथी फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो हमारे जाओ को मार सके। वाइस कमांडर मिंगजू से कहता है मिंगजू क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले, क्या तुम जाओ को मरने से बचाओगे नहीं, वो लोग उसे मारने वाले हैं। जाओ शुई हमारे स्कूल का एक मेंबर और तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम हमारी टीम के लीडर हो, तुम्हें आगे जाकर उसको बचाना चाहिए। वो उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये जाओ शुई और इस प्रिंस का दोनों का आपस का मसला है और ये एक प्राइवेट मैटर है। इन दोनों के प्राइवेट मसले में हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते, इसलिए तुम में से कोई भी आगे बढ़कर इन दोनों के दरमियान में रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सभी लोग वहाँ पर खामोश होकर खड़े हो जाते हैं। जाओ शुई अपने वेपन को निकालता और कहता है तो फिर आ जाओ, तुम में से जो भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसे मार डालूंगा। और वैसे भी मैंने इस प्रिंस को एक मौका दिया था, अब इसे कोई भी मुझसे बचा नहीं सकता। तो जाओ शुई वहीं पर अपने बाले को घुमाता है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद हमारे जाओ का निशाना चिंग के ऊपर होता है, जबकि चिंग के सामने मेयर वान खड़ी होती है। मेयर वान भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और जाओ से कहते हैं जाओ वहीं पर रुक जाओ, तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जबकि हमारा जाओ अपने बाले को लेकर जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। मेयर वान की तलवार के साथ उसको टकराता है। मेयर वान वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, हालांकि इसके कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा लो है। जाओ वहीं पर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे मेयर वान पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके पीछे गिरने के बाद प्रिंस चिंग वहाँ पर बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। वो कहता है कोई तो मुझे प्रोटेक्ट करो, लेकिन उसे बचाने के लिए अब कोई भी नहीं है। तो जाओ प्रिंस चिंग से कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि पिछले 1 साल से हम दोनों बदल चुके हैं, हम लोग इतना बदल चुके हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और अब तो मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही वो अपनी हेल्पर्ड को सामने की तरफ करता है और सामने की तरफ थ्रो करने लगा है। वो उसे कहता है पता नहीं तुम यहाँ पर बार बार मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तो इस बार मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम दोबारा मुझे तंग ना कर सको। और वो अपनी हेल्पर्ड को उसी तरफ फेंक देता है। सिंह भी जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ निकालता है और अपनी तलवार के साथ उसकी हेल्पर्ड को ब्लॉक करता है, लेकिन इसकी हेल्पर्ड जैसे उसकी तलवार के साथ टकराती है उसकी तलवार टूट जाती है। प्रिंस चिंग पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बहता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। मिंगजू हमारे जाओ की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़के से निमटना होगा वरना हमने इसके लिए निमटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रिंस चिंग के दीवार के साथ गिरने के बाद वो दीवार के साथ ही बैठा होता है, जबकि हमारा जाओ चलता है उसके पास पहुंच जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है बाकी के गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। चेंग और क्लाउड वान हमारे जाओ के पास आकर खड़े हो जाते हैं और लोगों से कहते हैं तुम में से अगर कोई भी आगे बढ़ा तो वो मरेगा। तो मेयर वान हमारे जाओ से कहते हैं लड़के रुक जाओ, अगर तुमने हमारे प्रिंस को मार डाला तो फिर तुम भी लोग भी यहीं पर मरोगे क्योंकि तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर जारी होंगे और तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। उसे कहता है ये तो तुमने बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इसको मार डालता हूँ तो फिर तो मुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन असल बात यह है कि इस लड़के ने मेरे पर अटैक किया है तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो अब इस लड़के को यहाँ पर मरना पड़ेगा। मिंगजू भी यहाँ पर बीच में बोल पड़ता है। वो जाओ से कहता है जाओ ये मेरे ऑर्डर्स हैं, इस लड़के को अभी छोड़ दो, तुम प्रिंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि हमारा जाओ से कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैंने कहा था ना कि ये प्राइवेट मसला है और हम लोग यहाँ पर प्राइवेट मसले में दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो आप चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो, तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। मिंगजू भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और हमारे जाओ से कहता है लड़के मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ, जल्दी से इस लड़के को छोड़ दो वरना मैं यहाँ पर अपनी डायनेस्टी और अपने स्कूल की तरफ से तुमसे फाइट करूंगा। उसे कहता है चलो फिर ठीक है। वो अपने बाले को सामने की तरफ करते हुए यानी प्रिंस चिंग की तरफ करते हुए से कहता है तो पहले मैं यहाँ पर प्रिंस चिंग को मारूंगा, उसके बाद मैं तुमसे भी फाइट करूंगा। बाकी के सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं इसका मतलब ये सभी से फाइट कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर से भागते हुए वहाँ पर बीच में आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं प्लीज तुम सभी लोग शांत हो जाओ, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस मसले को पीसफुल तरीके से सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पर बातचीत से इस मसले को हल कर लेते हैं। तो मेहरबान जब जाओ से कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी इसी वक्त हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोग अपना काम करो जाकर। उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी तुमने मुझसे वादा किया था लेकिन यहाँ पर वादा टूट गया, इस वजह से मैं तुम्हारी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। जबकि हमारा प्रिंस चिंग भी उसके सामने माफी की भीख मांग रहा था। वो उसे कहता है जाओ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं चिंगहान डायनेस्टी के नाम पर प्रिंस चिंग तुमसे माफी मांगता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। जाओ उसे कहता है तुम ये अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बात के ऊपर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला। जबकि मिंगजू यहाँ पर काफी गुस्से में होता है, वो यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर जाओ को मारना चाहता है। वो जाओ से कहता है जाओ क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, अभी इस लड़के को जाने दो वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करूंगा। हमारा जाओ भी आगे से हार मानने को तैयार नहीं है। वो उसे कहता है क्यों नहीं, चलो जल्दी से आओ और मेरे पर अटैक करके दिखाओ। वाइस कमांडर बीच में आ जाता है। वाइस कमांडर उन लोगों से कहता है हम लोग यहाँ पर जाओ शुए प्रिंस चिंग के दरमियान में जो कुछ भी मसला है उस सब के दरमियान में इंटरफियर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पर चिंगहान डायनेस्टी की मदद करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पहले पूरा करते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर हमारा जाओ शुई यहाँ पर प्रिंस चिंग के हाथों से मारा जाता है तो
फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारी रॉयल अकेडमी या फिर हमारी जाओ जैंग डायनेस्टी वो तुम लोगों को छोड़ देगी, वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी कि ये हमारी रॉयल अकेडमी का एक स्टूडेंट है और ऊपर से ये रुकी किंग भी है। साथ ही हमारे जाओजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम प्रिंस को यहाँ पर मार देते हो तो क्या हम सभी को सजा नहीं मिलेगी? हम सभी को यहाँ पर सजा मिलेगी, हमारी अकेडमी के ऊपर सारा इल्जाम आएगा। फिर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने एक पीसफुल रेजोल्यूशन रखने को तैयार हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक पैक्ट के ऊपर समझौता कर लेते हैं। अब जबकि प्रिंस ने यहाँ पर कहा है कि वो दोबारा इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा, तो हम लोग प्रिंस की इस बात को फिलहाल के लिए मान लेते हैं। लेकिन अगर प्रिंस अपने वादे को तोड़ता है तो हम सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं हम सभी लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करेंगे और सभी को बता देंगे रॉयल अकेडमी के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा था, जबकि मिंगजू उसकी तरफ देखता है और उसे महसूस होता है कि ये एक टॉप लेवल का जनरल है जो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे इससे भी बचकर रहना होगा। पर बीच में प्रिंस बॉरलॉक बोल पड़ता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ जाओजुई ने किया है, ये जाओजुई की गलती है तो हम सभी लोग इसके लिए भुगतान क्यों भरेंगे। वो भी चिल्लाकर कहता है प्रिंस बॉरलॉक ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी की सारी गलती जाओ की है तो फिर हम सभी लोगों को यहाँ पर इसका हमेशा क्यों भुगतना पड़ेगा। वाइस कमांडर उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि ये सभी लोग मिलकर भी जाओजुई को हरा सकते हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जाओजुई को हरा सकता है, या फिर मुझे लगता है कि तुम सभी लोग ये चाहते हो कि जाओजुई जानबूझकर प्रिंस चिंग को मार डाले, उसके बाद ये सभी लोग हमें सजा दे, तुम सभी लोग बेवकूफ हो। तो क्लाउड वन भी उन लोगों से कहता है मैं तुम सभी लोगों को एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, तुम में से जो भी जाओजुई के ऊपर अटैक करना चाहता है उसे पहले यहाँ पर मुझे मारना होगा, हम दोनों भाइयों से निमटने के बगैर तुम लोग हमारे जाओजुई तक नहीं पहुँच सकते। मेयर वन फिर से हमारे जाओ से कहते हैं प्लीज इस बात को मान जाओ। अब जबकि तुम्हारे वाइस कमांडर ने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना दिया, उसने कहा है कि वो सब कुछ करेंगे अगर तुम्हारे साथ मिलकर, प्लीज इस बात को मान जाओ, हमारे प्रिंस को छोड़ दो। तो हमारा प्रिंस उसे छोड़ देता है, हमारा जाओजी उसको छोड़ देता है। तो वाइस कमांडर उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर उसको फेस करेंगे। तो जाओ वाइस कमांडर से कहता है चलो ठीक है, फिर मैं आज के बाद तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। साथ ही वो प्रिंस से कहता है दोबारा इस तरह का कोई भी काम मत करना, क्योंकि मेरा सबर जवाब देता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार मैं यहाँ पर तुमसे बात किए बिना ही डायरेक्टली तुम्हें मार डालूं। फिर वहाँ उसे कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा, मैं प्रिंस को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा जाओजुई अपने दोनों भाइयों के साथ डिस्कशन कर रहा होता है। फीचेंग हमारे जाओ से कहता है ब्रदर क्यों ना हम लोग वापस घर चले जाते हैं, अपनी अकेडमी में वापस चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि जिंग हान डायनेस्टी के लोग यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से वेलकम करने वाले हैं। क्लाउड भी उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक तरफ मिंगजू है, दूसरी तरफ जिंग है और यहाँ पर रेबल फोर्सेस भी है, हम तो तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम तीन दुश्मनों का एक साथ मुकाबला कर सकते हैं? तो माना जाओ उन लोगों से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि हम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? जिंग उसे कहता है हम लोग यहाँ पर फाइट करके अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आए हैं, हम लोग जब यहाँ पर रेबल से फाइट करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइव बैटलफील्ड के ऊपर किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है यही सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो जाओ उन लोगों से कहता है जी तुमने बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। जरा यहाँ पर सोच कर देखो, अगर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन होंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ रेबल फोर्सेस से फाइट करने वाले थे, लेकिन हम जरा देखो हमारे साइड के ऊपर प्रिंस चिंग है और उसके साथ और कौन कौन से दुश्मन है, ये सभी लोग हमारे पर मिलकर अटैक करेंगे, हम इन सभी से फाइट करेंगे। जरा सोचो हमारा एक्सपीरियंस कितना ज्यादा बढ़ेगा, हमारी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें यहाँ पर बाकी के सभी लोगों से फाइट करना होगी, ताकि हमें उन सभी से स्ट्रॉन्ग बन सके और तब हम लोग बाकी सभी के ऊपर होंगे। फिर साथ ही उन लोगों से कहता है और ऊपर से हमारा मंकी यहाँ पर हमारी मदद करेगा, वो उन सभी की बातें सुनने के बाद यहाँ पर आता ही होगा। उसी वक्त मंकी वहाँ पर आ जाता है और आकर उसे सारी बात बताता है। मंकी उसे कहता है ऐसा कि तुमने यहाँ पर सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मिंगजू और प्रिंस चिंग दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो तुम्हें यहाँ पर मारने वाले हैं। वो लोग यहाँ पर एक प्लान बना रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि वो लोग कल जो रेबल फोर्सेस हैं उनके हाथों से तुम्हें मरवा सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने सोच समझकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। जाओ से कहता है रेबल फोर्सेस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे ये बताओ कि रेबल फोर्सेस वहाँ पर कितनी ज्यादा हैं। ये वाली रेबल फोर्सेस के बारे में मुझे इतना बताया कि ये दो ग्रुप्स में बटी हुई है, हालांकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनेट जान किंग है। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी में टॉप लेवल के जनरल्स हैं, जबकि इनके पास सिर्फ एक ही जान लेवल का किंग है। तो क्लाउड वन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है, तुम्हारे मंकी ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, वाकई में बहुत ज्यादा काम का मंकी है। उन लोगों से कहता है तुम लोगों ने इस बारे में पूछा क्यों नहीं कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मंकी कहाँ पर था? मंकी पिछले कुछ दिनों से गायब था, ये रेबल फोर्सेस के ऊपर नजर रख रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। इसी हम लोग जिंग हान डायनेस्टी के टेरिटरी में एंटर हुए थे, उसी वक्त मेरा मंकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए चला गया था। इस वक्त बाहर से दरवाजा खुलता है, जाओ कहता है तो हमारा एक और दोस्त यहाँ पर आ रहा है। दरवाजा खुलता है और वाइस कमांडर वहाँ पर आता है। ये सभी लोग वाइस कमांडर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तो कहते हैं वाइस कमांडर चिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वाइस कमांडर हमारे जाओ से कहता है जाओ तुम बिल्कुल ठीक थे, मैं भी बिल्कुल ठीक था, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोगों की किस्मत एक जैसी होने वाली है और मैं तुम्हारे साथ डेस्टिनी को शेयर करूंगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो जाओ से कहता है तो फिर मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो? तो वो उसे कहता है मैं और मिंगजू वहाँ पर
पर एक ही रूम में थे। हम सभी लोग वहाँ पर बैटल स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उन लोगों ने जो प्लान बनाया उसके मुताबिक मिंगजू अपने साथ 30 लोगों की टीम लेगा, जिसमें प्रिंस बोरलॉग और किमवू भी होंगे। वो सभी लोग अपने साथ 500 सोल्जर्स को लेकर मैपल फॉरेस्ट टाउन की तरफ जाएंगे, जबकि हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 सोल्जर्स दिए गए हैं। हमें उन 100 सोल्जर्स को अपने साथ लेकर स्टोन माउंटेन की तरफ जाना है। जाओ कहता है इन लोगों का प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये लोग तो तुम्हें भी यहाँ पर मरवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी साइड के ऊपर हो। वाइस कमांडर से कहता है इस बात का क्या मतलब है कि वो लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। हमारा जाओ कहता है मेरी मंकी की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग हमें भेज रहे हैं स्टोन माउंटेन की तरफ, और स्टोन माउंटेन की तरफ जो बैंडिट्स हैं, बैंडिट्स के साथ जो इनका लीडर है वो इनेट जॉन किंग है, जबकि मैपल टाउन की तरफ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्म बैंडिट्स हैं, वहाँ पर सिर्फ जनरल लेवल के ही सोल्जर्स हैं। इस वजह से वो लोग वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर इनेट जॉन किंग है उसे मारे जाएंगे। उसने तुम्हें भी यहाँ पर सजा दी है, तुम क्योंकि हमारे साइड पे बोल रहे थे, इसी वजह से उसने तुम्हें मारने का प्लान बनाया है। स्टोन माउंटेन वाले एरिया में जो बैंडिट्स हैं, उन बैंडिट्स का जो लीडर है वो इनेट जॉन किंग है। हम सभी लोग वहाँ पर चले भी जाएंगे तो 500 सोल्जर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, वो इनेट जॉन किंग हमें मार डालेगा। वहाँ सुनते ही वाइस कमांडर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर एक इनेट जॉन किंग है, हम लोग वहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। जहाँ उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम लोग इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। वो उसे सारी बात बता देता है। तो अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है, ये सभी लोग निकल पड़ते हैं। वाइस कमांडर आगे कमांडर के साथ होता है, आर्मी का कमांडर, उसका नाम फी होता है। कमांडर फी तो काफी ज्यादा हटा कटा दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ जो 500 सोल्जर्स होते हैं वो या तो बुढ़े होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं या फिर जख्मी होते हैं। इस कमांडर सारे सोल्जर्स की तरफ देखता है और अपने कमांडर फी से कहता है कमांडर फी आपको नहीं लगता है कि इतने सारे कमजोर सोल्जर्स को यहाँ पर भेजना स्टोन माउंटेन की तरफ ये खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर बैंडिट से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सारे सोल्जर्स यहाँ तो बीमार है या फिर जख्मी है या बुढ़े हैं, हम लोग यहाँ पर वाकई में रेबल फोर्सेस से फाइट करने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी बच्चे से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। तो कमांडर फियो से कहता है वाइस कमांडर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग जिन रेबल्स का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कम है, वो तो 40-50 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हैं। रस्ते में 2000 आर्मी सोल्जर्स हमें ज्वाइन करेंगे, रस्ते में हमारा इंतजार कर रहे होंगे और वहीं से वो लोग हमें ज्वाइन करेंगे। हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली उन रेबल्स को हरा देंगे और स्टोन माउंटेन को हासिल कर लेंगे। कि हमारा वाइस कमांडर पीछे अपने जाओजुई के पास आ जाता है, वो जाओ के पास आता है और उसे कहता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ने पूरे का पूरा प्लान बनाया हुआ है, ये वाले चिंगहान डायनेस्टी के सोल्जर्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। ये कमांडर फीजी जानबूझकर जहाँ पर हमें वहाँ पर तक लीड कर रहा है और ऊपर से ये कह रहा है कि रास्ते में 2000 सोल्जर्स हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रास्ते में कोई सोल्जर्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जाओ से कहता है हाँ रास्ते में कोई भी सोल्जर हमें ज्वाइन नहीं करेगा, मुझे तो बस इन सारे बुढ़े सोल्जर्स के ऊपर तरस आ रहा है कि ये जख्मी और बुढ़े लोग हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर जाकर मरने वाले हैं। तो वाइस कमांडर उसे कहता है तो फिर ठीक है, हम सभी लोग इनके साथ चुपचाप इनको फॉलो करते हैं जहाँ तक ये लोग जाते हैं। अगर रास्ते में हमें 2000 सोल्जर्स ने ज्वाइन नहीं किया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वापस जाकर मेयर वहाँ से सवाल पूछेंगे हमारे साथ 2000 सोल्जर्स को क्यों नहीं भेजा गया। शाओ से कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से वापस जाकर मेयर से सवाल पूछेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ से फाइट से भाग जाएंगे, तो ये हम लोग अपना बहुत ही अच्छा चांद खुआ देंगे। हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। कमांडर उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। उसे कहता है तो हम लोग वहाँ पर जाने के बाद एक प्लान बनाएंगे, हम लोग वहाँ पर जाकर इनेट जॉन किंग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसे हम लोग मैपल टाउन की तरफ भेज देंगे और उसके बाद हम लोग बाकी के सारे सोल्जर्स को मार डालेंगे। कमांडर फी का जो वाइस कमांडर होता है वो उसके पास आता है और उसे कहता है कमांडर फी वो लोग वहाँ पर आपस में कानापूसी कर रहे हैं, यानी कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो प्लान बना रहे हैं। कमांडर उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है हमें फॉलो करने के अलावा। अगर वो यहाँ से वापस मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मिलिट्री के लॉज को तोड़ रहे हैं और भगोड़े बन जाएंगे, फिर भी उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो हमारे साथ आते हैं तब भी वो वहाँ पर जाकर मरने वाले, हमें बस मौका देकर स्टोन माउंटेन के करीब पहुँचते वहाँ से खिसकना होगा ताकि किसी को पता न चले और ये सभी लोग वहाँ पर रेबल्स के हाथों मारे जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन हमें स्टोन माउंटेन का दिखाया जाता है। ये सारे सोल्जर स्टोन माउंटेन के पास पहुँचते हैं तो सभी वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग कहते हैं मेयर वान ने कहा था कि वो लोग रास्ते में 2000 सोल्जर्स को हमारे ज्वाइन करने के लिए भेजने वाले हैं, लेकिन हम सभी लोगों के साथ तो कोई भी सोल्जर नहीं जुड़ा, लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हमें धोखा दिया गया, हम सभी लोग यहाँ तो बुढ़े हैं या फिर जख्मी हैं, हम लोग यहाँ पर रेबल्स का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लगता है कि मेयर वान को लगता होगा कि हम लोग उनके ऊपर बोझ बन चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने हम सभी जख्मी और बूढ़े सोल्जर्स को यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया है ताकि उनका बोझ कम हो जाए। कमांडर फियोन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, जबकि हम लोग स्टोन माउंटेन के करीब पहुंच ही आए हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर फाइट करें, हमारे पास और कोई भी चांस नहीं है। हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं और उन 2000 सोल्जर्स के आने का इंतजार करते हैं और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है यही मौका है, मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा वरना यहाँ पर ये सभी लोग मेरे पर भारी पड़ेंगे। तो तुम्हारा क्लाउड वन जल्दी से जंप करते हुए पीछे से आता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कमांडर फी को वहीं पर मार देता है। कमांडर फी के मरने के बाद बाकी के सारे सोल्जर्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्लाउड वन उन सभी लोगों से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक सच्चाई बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा ब्रदर जाओ उसके खिलाफ तुम्हारे प्रिंस का एक झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से प्रिंस ने यहाँ पर ये सब कुछ जाल बिछाया है मेरे ब्रदर को मारने के लिए और
तुम सभी लोग 500 सोल्जर्स, तुम सभी को यहाँ पर बेकार में मुफ्त की मौत दी जा रही है। मेहरबान को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम सभी बुढ़े और कमजोर सोल्जर्स यहाँ पर इन रेबल्स का मुकाबला नहीं कर सकते और ऊपर से यहाँ पर एक इनेट जॉन किंग भी है। वो सभी लोग भी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, फिर वान हमें क्यों मरवाना चाहते हैं। और वान उन्हें जाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो वापस जाओ और भगोड़े बनकर उनके हाथों से मरो, या फिर यहाँ पर फाइट करो, फाइट करते हुए या तो मरो या फिर अरे रेबल्स को मारकर अपनी अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करो, तुम्हारे रैंक्स भी बढ़ेंगे और तुम्हारी पे भी बढ़ेगी। और सभी लोग कहते हैं ठीक है हम लोग जाओ को फॉलो करेंगे। तो जाओ उन सभी लोगों से कहता है जबकि तुम लोगों ने अपना अपना फैसला कर लिया है कि तुम लोग मेरे साथ मिलकर फाइट करोगे तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है तुम सभी को जिंदा रखने का। जाओ उन सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर जितने रेबल फोर्सेज हैं उनका जो लीडर है वो एक इनेट जॉन किंग है, अगर हमने उसको डिस्ट्रैक्ट करके मैपल टाउन की तरफ भेज दिया तो सभी लोग यहाँ पर जिंदा बच सकते हैं, बाकी के सारे रेबल्स को हम लोग आसानी से मार सकते हैं। यही एक मौका है, इसी तरह हम लोग जिंदा रह सकते हैं और हमारे रिवार्ड्स भी हमें मिल सकते हैं। जाओ उन सभी से कहता है जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि इस वक्त हमारी क्लास से आए हुए काफी सारे लोग यानी रॉयल अकेडमी के काफी सारे स्टूडेंट्स और साथ में तुम्हारी आधी आर्मी सारे के सारे मैपल टाउन की तरफ जाकर फाइट कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर ये खबर फैला देते हैं, इनेट जॉन किंग को पता चल जाता है कि मैपल टाउन के ऊपर रेबल्स के ऊपर बहुत ही भारी तादाद में अटैक हुआ है, तो वो जल्दी से भागता हुआ वहाँ पर चला जाएगा अपने रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए। मुझे तुम में से कुछ लोगों की जरूरत है जो लोग वहाँ पर जाकर उनसे फाइट करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन जैसे वहाँ पर कोई पकड़ लेगा तो तुम्हें वहाँ पर उनको ये बताना होगा कि तुम्हारे मैपल टाउन के ऊपर सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं, तुम्हें लगा था यहाँ पर लोग नहीं होंगे, वजह से तुमने यहाँ पर अटैक किया और तुम्हें वहाँ से भाग आना होगा, बस इतना ही करना है। फी चैंग उन लोगों से कहता है तो तुम में से कौन मेरे साथ जाएगा, मैं तुम्हें लीड करूंगा, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो काफी सारे सोल्जर से कहते हैं ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, हमें यहाँ पर फाइट करने का मौका मिल रहा है, हम जाएंगे। वैसे काफी सारे लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तकरीबन 30-40 लोग होते हैं जो कि उसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये सभी लोग वहाँ पर जाकर अटैक करने वाले हैं। यहीं पर इनेट जॉन किंग को भी दिखाते हैं जो कि अपने तंबू में बैठा होता है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ, और लड़की उसकी झोली में बैठी होती है और उसे वाइन पिला रही होती है और उसे कहती है जल्दी से और ज्यादा पी लो। वो उसे कहता है तुम मुझे इतना ज्यादा क्यों पिला रही हो, तुम क्या चाहती हो कि मैं पीकर बहुत ज्यादा टल्ली हो जाऊँ। लड़की शर्माते हुए उसे कहती है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा क्यों पिला रही हूँ। तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है कि पीने के बाद मैं बड़े ही आराम से करता हूँ, तो ठीक है फिर मैं ज्यादा पीता हूँ। इसी वक्त बाहर से एक सोल्जर अंदर आता है और उसे कहता है सर यहाँ पर हमारे पर अटैक हुआ है, मिलिट्री आर्मी ने हमारे पर अटैक कर दिया है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मिलिट्री आर्मी हमारे पर अटैक कैसे कर सकती है, बताओ कितने सोल्जर्स हैं। वो कहता है ज्यादा नहीं है, तकरीबन 40 सोल्जर होंगे, फ्रंट सेक्शन के ऊपर हमारे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, रेयर सेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनते ही जॉन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 सोल्जर भेजकर हमारे पर अटैक करवाने की, उन्हें क्या लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अपने सोल्जर से कहता है जाओ जाकर सभी को मार डालो। तो वहाँ पर उनको जैसी ऑर्डर्स मिलते हैं तो वहाँ पर काफी सारे पावरफुल जनरल्स आ जाते हैं और उनको मारना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारा फी चैंग उसे महसूस हो जाता है कि वो लोग आने वाले हैं। तो 6 ईयर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, वो भागता हुआ आता है और कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो। फी चैंग कहता है लगता है कि हमारे जाओ ने मंकी को यहाँ पर नजर रखने के लिए छोड़ा था, कि जॉन किंग यहाँ पर आने वाला है तो हमें जल्दी से निकलना होगा। वो अपने सोल्जर से कहता है तो बॉस के ऑर्डर्स आ चुके हैं, चलो जल्दी से भागो। और वो सभी लोग पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। उनमें से एक सोल्जर जो कि पीछे की तरफ देख रहा होता है, उसी वक्त एक फिस्ट उसके ऊपर अटैक होता है। इनेट जॉन किंग वहाँ पर पहुंच चुका है, वो उसके ऊपर अटैक करके सोल्जर को मार देता है और कहता है तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो, तुम सभी लोग कीड़े मकोड़े हो। बाकी के सारे लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि एक सोल्जर उस इनेट जॉन किंग के हाथ से चढ़ जाता है। वो उसे गले से पकड़ता है और कहता है चलो जल्दी से बको कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ 40 सोल्जर्स के साथ हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। वो गार्ड उसे बताता है, वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें बताता हूँ इंपीरियल आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे मैपल टाउन के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं। उन्हें लगा कि वहाँ पर तुम्हारी पावरफुल फोर्सेज हैं, इसी वजह से वो सारे वहाँ पर चले गए। हमें लगा कि तुम्हारे सारे पावरफुल सोल्जर्स वहाँ पर चले जाएंगे, इसी वजह से हम लोग थोड़ी सी टुकड़ी लेकर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आए ताकि तुम सभी को आसानी से मारा जा सके। मुझे प्लीज छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आर्मी को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। जबकि इनेट जॉन किंग उसको ग्राउंड के ऊपर फटक देता है और अपने बाले को उसकी बॉडी के साथ दंसाते हुए कहता है मैं तुम्हारे जैसे सोल्जर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो कि मेरे सामने सरेंडर कर चुका है। तो एक और जनरल उसके पास आता है और उसे कहता है मास्टर अब बताओ कि हमें क्या करना है, क्या हम लोग यहीं पर रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये सारे सोल्जर्स तो पीछे की तरफ भाग गए, मुझे नहीं लगता ये वापस आएंगे, ना हम लोग मैपल टाउन की तरफ जाएं। मुझे लगता है कि ये लोग वाकई में यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आए होंगे, इन्हें लगा होगा कि हम सभी लोग मैपल टाउन में उनकी फोर्सेस से मुकाबला करने के लिए चले होंगे और यहाँ पर कुछ बचे कुछ लोग होंगे हमें आसानी से मार सकते हैं, हम लोग आगे क्या करेंगे। इनेट जॉन किंग उसे कहता है मुझे लगता है कि हमें मैपल फॉरेस्ट में जाना होगा, वो चेक पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, जाकर उनको सपोर्ट करता हूँ, तुम भी अपने पावरफुल जनरल्स को अपने साथ ले लो, बाकी कुछ लोगों को यहीं पर छोड़ दो। यहाँ की एक हैवी आर्मी को मैं अपने साथ लेकर मैपल लीफ सिटी की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर आर्मी को लीड कर सकूँ। अपने साथ काफी सारे रेबल्स को लेता और वहाँ से मैपल टाउन की तरफ निकल जाता है, जबकि हमारा जाओ भी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है चलो काम हो गया। मंकी भी वहाँ पर आता है और आकर हमारे जाओ को बताता है कि इनेट जॉन किंग उन लोगों के साथ है। जाओ कहता है तो फिर तो काम हो गया है। अपने सोल्जर से कहता है तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा
काम हो गया है। जॉन किंग अपनी काफी सारे सोल्जर्स को लेकर यहाँ से मैपल टाउन की तरफ निकल गया है। अब पीछे बहुत ही कम लोग बचे हैं और सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम सभी लोग उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकते हैं। शाओ जुई यहाँ पर खुद इनको लीड कर रहा होता है, वो सबसे आगे होता है, इसके साथ क्लाउड वन और उसके साथ फी चैंग होता है। ये तीनों आगे आगे होते हैं और उन लोगों से कहते हैं चलो उनके ऊपर अटैक करें। भी साइड के ऊपर देखता और कहता है ये तो वही सोल्जर है जो यहाँ से भाग गए थे, ये वापस क्यों आ गए हैं। अपने सोल्जर से कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना, सभी को मार डालना। सामने से दो रेबल्स अपने वेपन्स लेकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जाओ अपनी हेलबर्ट को सामने की तरफ करते हुए इनके ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जाओ उनमें से दोनों के में से एक के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरे को उसका ब्लैकी अपने पाँव के साथ मारता है और उसको भी मार देता है। तो जाओ यहाँ पर इन दोनों को मार देता है। साथ ही वो ब्लैकी से कहता है ब्लैकी बहुत ही अच्छी है, तुम तो फाइट में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हो। अगर कुशु माउस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो जंप करते हुए उसके करीब पहुंचता है और कहता है कमीने कहीं कि अब तो मेरे हाथ से नहीं बचोगे। ऐसे वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा जाओ अपनी हेल्पर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। शु माओ से कहता है आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे पास स्नीक अटैक करने की। जाओ हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि हम लोग यहाँ पर स्नीक अटैक कर रहे हैं, तो एक फुल स्केल अटैक है। और साथ ही वो अपने मंकी को इशारा करता है, मंकी एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और अपने पास से शंख निकाल कर उसको बजा देता है। जैसे वो यहाँ पर जंग का शंख बचाता है, उसी वक्त वाइस कमांडर को मैसेज मिल जाता है। वो कहता है चलो जल्दी से अटैक करो, और वो अपने बाकी के 400 सोल्जर्स को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये एक स्नीक अटैक की बजाय अब एक ऑफिशियल अटैक बन चुका है, जहाँ पर 500 सोल्जर्स के साथ 10 लोग ये भी होते हैं। तो वाइस कमांडर भी वहाँ पर पहुंच जाता है, वो भी वहाँ पर रेबल्स को मारना स्टार्ट करता है, जबकि शु माओ अभी भी हमारे जाओ के ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पर इस तरह के अटैक करने की। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा लीडर लूबर अगर यहाँ पर नहीं है तुम हमें आसानी से हरा सकते हो, हम लोग भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितना लूबर है। और हमारे जाओ के ऊपर और ज्यादा जोर डालता है, तो जाओ अपने एक ब्लैकी के साथ ही वहाँ पर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका दबाव काफी ज्यादा होता है। अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतर आता है और उसे कहता है हमने यहाँ पर तुम्हारे लूबर को डिस्ट्रैक्ट तो कर लिया, क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हारे बाकी के सारे सोल्जर्स को मार सके और हम लोग अपने इस मिशन को पूरा करके रहेंगे, तुम सभी को अब मरना होगा। तो शु माओ उसे कहता है लूबर अगर यहाँ पर नहीं है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोक नहीं सकता, उसने मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है और मैं टॉप लेवल का जान जनरल हूँ, मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। हमारा जाओ अपनी हेलमेट को घुमाते हुए उसके घोड़े के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस घोड़े की टांगे जख्मी हो जाती हैं और वो शु माओ भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। शु माओ कहता है तुमने यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। वो अपनी तलवार में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो फिर ठीक है अब फाइट करते हैं। जाओ उससे कहता है चलो अब जल्दी से आ भी जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक टॉप लेवल के जान जनरल से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। हाँ मेरी कल्टीवेशन लो है, लेकिन तुम्हारे जैसे जनरल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। भी उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगे। हमारा जाओ जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है। जंग हमारे जाओ की तरफ देख रहा होता है कि वो वहाँ पर काफी मुश्किल में है, वो उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक रेबल निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो रेबल अपनी तलवार निकालकर फीचैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त क्लाउड वहाँ पर आता है और उसको मारकर उसे कहता है ये क्या ब्रो तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं नहीं पता कि हम लोग इस वक्त द्वार के दौरान है, जहाँ पर अगर तुम एक सेकंड के लिए भी दूसरी तरफ देखोगे तो तुम मारे जा सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर फाइट पर ध्यान दो। फीचैंग उसे कहता है मैं वहाँ पर ब्रदर की फाइट देखकर अट्रैक्टेड हो गया था, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जल्दी से एक टॉप लेवल का जान जनरल बन जाऊँ। क्लाउड वन उसे कहता है ब्रदर वहाँ पर टॉप लेवल के जनरल के साथ फाइट कर रहा है, ताकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सके और हम लोग बाकी के सारे रेबल्स को आसानी से मार सके, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। उसी तरफ हमारे जाओ की फाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर शु माओ हमारे जाओ के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और उसे कहता है तुम सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम हमारे पास स्नीक अटैक्स कर सको, इसी वजह से अब चलो जल्दी से मर जाओ या फिर वापस भाग जाओ। उसे कहता है भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। हमारा जाओ उसके पीछे से बड़ी स्पीड से गायब होते हुए साइड के ऊपर आ जाता है और उसे कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो शु माओ से कहता है हाँ क्यों नहीं, कि तुम टॉप लेवल के वॉरियर हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकोगे। चलो ठीक है मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम अपने अटैक को तैयार कर लो। जाओ से कहता है तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने अटैक को तैयार कर भी लिया है और अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जाओ ऊपर की तरफ जंप करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। शु माओ से कहता है तो फिर आ जाओ, एक ही मूव के साथ इस फाइट को यहाँ पर एंड करते हैं और देखते हैं कौन किसको मारता है। शु माओ भी जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और जाओ के साथ अपनी तलवार को टकराता है। एक तरफ से जाओ की हेलमेट होती है, दूसरी तरफ से उसकी तलवार होती है, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। सोल्जर्स वहाँ पर अपनी आंखों को कवर करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से काफी सारी रोशनी दिखाई दे रही होती है। और उसके बाद हमारा शु माओ और उसके साथ हमारा जाओ वो दोनों ही वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर नीचे उतर आते हैं। नीचे उतरने के बाद शु माओ के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर कौन सा अटैक किया है। जाओ उससे कहता है मैंने यहाँ पर स्पेशल अटैक किया है, जो कि फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन का 4th मूव था, उसका नाम स्टोन ब्रेकिंग था। और इसी के साथ ही शु माओ के बॉडी से ब्लड निकलता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। शु माओ के मरने के साथ ही बाकी के जितने रेबल्स होते हैं वो सारी वहाँ पर अपने वाइस कमांडर को मरता हुआ देखकर बहुत सा घबरा जाते हैं। तो फीचैंग चिढ़ाकर अपने सोल्जर से कहता है इन लोगों का कमांडर मर चुका है, चलो जल्दी से आओ और सभी लोगों को मार डालो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो वो सारे रेबल्स उन्हें पता है कि उनका कमांडर माओ मर गया है, वो अपनी सोल्जर अपनी तलवारों को फेंकते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जैसे वो लोग भागना
शुरू करते हैं तो आप तो बिल्कुल नहाते हैं और रेजिस्ट भी नहीं कर रहे, तो इनको मारना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सारे सोल्जर्स उनके पीछे लग जाते हैं और उनको आसानी से मारना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा जाओ क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और देख रहा होता है। वो कहता है हालांकि इनका कमांडर मार गया और ये सभी लोग जहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं और इनका नंबर बहुत ज्यादा है, यानी कि इनकी तादाद ज्यादा है, फिर भी हमारे काफी सारे एल्डर सोल्जर्स मारे जाएंगे। मुझे यहाँ पर इनको रोकना होगा। तो हमारा जाओ अपने मंकी से कहता है ड्रम बजाओ और इन सभी को वापस आने का इशारा करो। मंकी वहीं पर ड्रम बजाना शुरू कर देता है। जैसे वो वहाँ पर ड्रम बजाता है तो सभी सोल्जर्स कहते हैं ये क्या ब्रदर यहाँ पर हमें वापस आने का इशारा कर रहा है। चेंग कहता है इस बात को इग्नोर करो, हम लोग यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने के बहुत ज्यादा करीब हैं। सभी रेबल्स को आज ही मार डालते हैं। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन रेबल्स को मारते हैं। वाइस कमांडर उन दोनों से चिल्लाकर कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मिलिट्री ऑर्डर्स को ओबे नहीं करोगे? क्या लगता है कि तुम्हारे कमांडर जाओ ने ये सब कुछ क्यों किया होगा? उसने तुम्हें वापस आने का इशारा क्यों दिया है? उसने कुछ सोचकर ये सब कुछ किया होगा। तुम्हें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। पीचेंग वहीं पर रुक जाता है और कहता है तो बड़े अफसोस की बात है, हमारा मैच यहाँ पर बहुत ही हाई रैंक को अचीव करने वाला था। चलो ठीक है वापस चलते हैं। ये रेबल्स भी बेचारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के वहाँ से भाग जाने के बाद इनके टेंट्स के ऊपर हमारा जाओ जो इसकी आर्मी कब्जा कर लेती है। यहीं पर बैठकर ये अपने सोल्जर्स की पट्टियां कर रही होती हैं। जबकि हमारा मंकी लूबर के कैंप के अंदर जाता है और उसके कैंप के अंदर जाने के बाद वो जाओ से कहता है ब्रदर जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारा जाओ कहता है चलो ठीक है मैं आता हूँ। वो जाता है और जाकर उसके कैंप के अंदर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे पत्थर पड़े होते हैं कि उन पत्थरों के ऊपर बैठा होता है और उससे कहता है यहाँ पर बहुत सारे जान स्टोन्स हैं। तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि रेबल्स इस माउंटेन के ऊपर इसीलिए कब्जा करके बैठे हुए हैं क्योंकि वो इस माउंटेन के ऊपर से जान स्टोन्स को ढूंढ रहे हैं। जाओ मंकी से कहता है मंकी जरा इनको अपनी आंखों से चेक करके बताओ क्या इन सारे स्टोन्स के अंदर जान स्टोन्स हैं? तो मंकी उसे कहता है हाँ मैंने सबको चेक किया है, में से 80% पत्थर ऐसे हैं जिनके अंदर जान स्टोन्स हैं। तुम्हारा जाओ एक पत्थर को उठाता है और कहता है अगर हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो मेयर वान चैंगसी सिटी में हमारे पर इल्जाम लगाएगा कि हमने मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और कमांडर फी को भी मार डाला है। इस वजह से हमारे लिए वापस जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसी माउंटेन एरिया में रहना चाहिए और यहाँ पर रहकर जान स्टोन्स को ढूंढना चाहिए जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है कि हमें यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग अमेजिंग चीज मिल जाए। फिर हमारा जाओ बाहर आता है और बाहर आने के बाद वाइस कमांडर से बात करता है। जबकि वाइस कमांडर वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। वो उनसे कहता है जाओ जाकर चेक करो हमारे जितने सोल्जर्स मार गए हैं उन सारे सोल्जर्स को डेड बॉडीज को वापस ले आओ ताकि हम उन्हें वापस अपने सिटी में लेकर जा सके और जितने रेबल्स मारे हैं उन सभी की बॉडीज को एक जगह इकट्ठा करके उनको जला दो। तो जाओ वहाँ पर आता है और उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सारे सोल्जर्स को अपने साथ वापस लेकर चैंगसी सिटी में चले जाओ जबकि हम तीनों ब्रदर यहीं पर रुकने वाले हैं। फिर यहाँ से किसी और जगह के ऊपर जाना है। वाइस कमांडर से कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें इस बात का डर है कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ कोई जाल बुन रहे होंगे कि वो तुम्हारे पर कोई भी इल्जाम लगाकर तुम्हें सजा दे सकते हैं? जाओ से कहता है हाँ मुझे लगता है वो ऐसा ही करेंगे। जाओ से कहता है मुझे लगता है कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे मार दिया जाएगा और मेरे साथ साथ तुम सभी को भी सजा दी जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे बिना वापस चले जाओ जबकि मैं यहाँ पर अकेला भगोड़ा बन जाऊंगा और मेरे दोनों दोस्त भी। वापस जाने के बाद रॉयल अकेडमी में जाकर ये सारी बात एक्सप्लेन कर देना कि हम लोग क्यों यहाँ से अलग हुए हैं। वाइस कमांडर से कहता है अच्छा ठीक है मैं वापस जाकर सभी कुछ ये बात एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 3 महीने के बाद हमारी रॉयल अकेडमी में वापस आ जाओ। उसे कहता है ठीक है ब्रदर हम लोग तुमसे 3 महीने के बाद अकेडमी में मिलेंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो अपने पास से एक जान स्टोन निकालता और कहता है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वो जो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक जान स्टोन है, मैं तुमसे इतना कीमती जान स्टोन नहीं ले सकता, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तुम यहाँ पर मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? हमारा जाओ से कहता है ब्रदर ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ पर रिश्वत देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ फाइट करके, तुमने हमारा बहुत ही अच्छे से साथ दिया, इसी वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, ये हमारी फ्रेंडशिप के नाम पर है। तो वो उसके पास से वो जान स्टोन ले लेता है। उसे कहता है तो तुम्हें 3 महीने में वापस आना होगा। जाओ उसे कहता है बिल्कुल परेशान मत हो, 3 महीने के बाद हम तीनों ही वापस अकेडमी में पहुंच जाएंगे। वाइस कमांडर अपने बाकी के सारे सोल्जर से कहता है चलो हम सभी लोग अब चैंगसी सिटी में वापस जा रहे हैं और वो सारे सोल्जर्स वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाते हैं। पीछे हमारे जाओ से कहता है वो सब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों नहीं जा रहे? उसे कहता है क्या तुम वापस जाना चाहते हो? क्योंकि फाइट के दौरान मैंने तुम्हें देखा था तुम वहाँ पर रेबल फोर्सेस को मारना चाहते थे, मेरे ऑर्डर्स के बावजूद तुम वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। तो मुझे लगता है कि हमें आगे जाकर और ज्यादा रेबल्स को मारना चाहिए, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो वो भी बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है। यहीं पर स्टोन माउंटेन की दूसरी तरफ भी काफी सारे रेबल्स बैठे होते हैं, वो लोग वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं, साथ ही वहाँ पर खुदाई कर रहे होते हैं। सभी लोग वहाँ पर रात के वक्त खुदाई करते हैं। तो फीचेंग वहाँ पर कहता है यहाँ पर तो काफी सारे रेबल्स हैं, लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर खुदाई करके जान स्टोन्स को ढूंढ रहे हैं। फीचेंग हमारे जाओ से कहता है तुम यहाँ पर इन रेबल्स को मारने के लिए आए हो या फिर जान स्टोन्स के लिए आए हो? जाओ से कहता है मैं यहाँ पर जान स्टोन्स के लिए आया हूँ। जाओ कहता है तो यहाँ पर इन सोल्जर्स को मारकर हमें एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे हमारी कल्टीवेशन बढ़ेगी और साथ में हम लोग यहाँ पर जान स्टोन्स भी हासिल कर सकते हैं। अगर जान स्टोन भी मिल जाए तो हम लोग अपनी कल्टीवेशन को डबल रेट से बढ़ा सकते हैं।
तो क्लाउड भी उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने हमें जितने भी जान स्टोन्स दिए थे वो सारे के सारे तो हमने यूज कर दिया। अब हमें यहाँ से अगर जान स्टोन्स मिल जाते हैं तो हम लोग अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फी चेंग कहता है अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अब मुझे मत रोकना क्योंकि लास्ट टाइम ये सभी लोग मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे, लेकिन अब मैं इन सभी को मार डालूंगा। काफी सारे डेबल्स वहाँ पर आग जलाकर बैठे होते हैं और बातें कर रही होती हैं। वो लोग कहते हैं जैसे हमारा लूबर यहाँ से गया था, यानी कि हमारा इनेट जान किंग हमें छोड़कर चला गया, उसके बाद ही सोल्जर्स ने हमारे पर अटैक किया। शुक्र है कि हम सभी लोग वहाँ से बचकर भागकर यहाँ पर पहुंच आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे सोल्जर्स हमारा पीछा करते हुए जहाँ तक पहुंच आए। जिस वक्त वो साइड के ऊपर देखते हैं तो उनके टेंट्स के ऊपर आग लग जाती है, वो सारी वहाँ पर आग में जल होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं वो लोग तो वाकई में जहाँ पर पहुंच आए हैं। फी चेंग इनमें सबसे आगे आगे होता है और वो अपने भाले के साथ इनको मार रहा होता है, जबकि वो रेबल्स फिर से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो वही लोग हैं जो दोबारा से हमारे पीछे आ गए हैं। तो सभी लोग डर कर भाग रहे होते हैं, जबकि उनके सामने हमारा मंकी होता है। मंकी अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो सभी लोग डर कर पीछे की तरफ भागते हैं। पीछे की तरफ फी चेंग होता है। फी चेंग अपने भाले को घुमाते हुए सभी को मार रहा होता है। थोड़ी देर में ये देखते देखते सभी के सभी बैंडिट्स को मार देते हैं, जबकि एक वाले बैंडिट को हमारा जाओ जुई मार रहा होता है। बैंडिट बहुत सा घबरा जाता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ से भागो, ये लोग तो वापस आ गए हम सभी को मारने के लिए। इन लोगों ने उनके सारे कैंप्स को वहाँ पर आग लगा दिया और आग लगाने के बाद बाकी के सारे रेबल्स को भी मार दिया है। क्लाउड काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे मजा आ गया, ये हमारी बहुत ही अच्छी विन थी, हमने यहाँ पर इनके पास सरप्राइज अटैक करके इन सभी को मार दिया है। उसके बाद तो मैं ये वाली कहानी सभी लड़कियों को जाकर सुनाया करूंगा, देखना वो सभी की सभी लड़कियां मेरी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगी कि मेरी जर्नी और एडवेंचर कितना ज्यादा मजेदार है। फी चेंग कहता है हम सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 300 का मुकाबला किया है, 300 में से कई सारों को हमने मार दिया, जबकि कुछ लोग यहाँ से भाग भी गए हैं। यहाँ उन लोगों से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर हम लोग इनके लीडर को पहले मार दे तो बाकी के सभी लोग वैसे ही डर कर भाग जाएंगे। यहाँ पर भी यही स्ट्रेटेजी यूज की गई है। फी चेंग उसे कहता है बॉस रेबल्स तो सारे यहाँ से भाग गए हैं, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर जान स्टोन्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ उसे कहता है मैंने मंकी से कहा था कि यहाँ पर आते ही पहले जान स्टोन्स के बारे में देखना, और उसके रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर कोई भी जान स्टोन्स नहीं है। ये लोग यहाँ पर पत्थरों को निकाले हैं, लेकिन उन पत्थरों के अंदर जान स्टोन्स नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि हमें यहाँ पर खुद से ही जान स्टोन्स को ढूंढना पड़ेगा। और वो लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं पर 2 बड़े बड़े पंछियों को दिखाते हैं। उन 2 ईगल पंछियों के ऊपर 2 मास्टर्स खड़े होते हैं। एक मास्टर होता है जो ग्रैंड मास्टर है, उसके साथ उसकी डिसाइपल होती है, एक लड़की होती है। उस ग्रैंड मास्टर का नाम लिन फेंग टैंग होता है। लिन फेंग टैंग कहता है मुझे लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जहाँ पर हम लोग प्रीमोर्डियल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। कि जहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जहाँ पर से एक छोटी स्मॉल जान मेन मिल सकती है। तो उसकी डिसाइपल जैन टैंग उसे कहती है मास्टर इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर से जान वेन्स को ढूंढ सकते हैं और जहाँ पर प्रीमोर्डियल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है, इस बात का क्या मतलब है। मास्टर उसे बताने वाले होते हैं कि यहाँ पर इस जगह को मैंने ऐसा क्यों कहा है कि जहाँ पर हम लोग प्रीमोर्डियल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं पर नीचे उन्हें कुछ दिखाई देता है, या और उसका मंकी वहाँ पर नीचे खड़े होते हैं। मास्टर उसे कहते हैं कि वहाँ पर पहले से कोई है जो कि जान स्टोन्स को ढूंढ रहा है। मंकी की नजर भी उन दोनों ईगल्स के ऊपर पड़ती है। वो जाओ जुई को बताता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। जाओ कहता है जो तो बहुत ही बुरा है, 2 बड़े बड़े ईगल्स हमारी तरफ आ रहे हैं। वो दोनों ईगल बड़ी स्पीड से उड़ते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर लैंडिंग करते हैं तो हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है, उनके अटैक्स को अवॉइड करता है, जबकि उसका मंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद वो ईगल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है 6 ईयर जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन उसका मंकी उसकी बात नहीं सुनता और वो बड़ी स्पीड से जंप करते हुए उस ईगल पर अटैक करता है, जबकि ईगल फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मंकी जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये मंकी तो एक बहुत ही हाई ब्लड लाइन का मंकी है। जाओ अपने मंकी से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि टॉप लेवल के मास्टर्स हैं जो इन बड़े बड़े ईगल्स के ऊपर उड़ रहे हैं। ईगल्स को कंट्रोल कर पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोग इनके लेवल्स के नहीं हैं। हमारा शाह उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मेरे मंकी की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। मेरे मंकी ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया क्योंकि तुमने हमारे पर पहले अटैक किया, इसी वजह से प्लीज हमें माफ कर देना। जैन टैंग उसके मंकी को देखकर कहती है ये मंकी तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये वाकई में तुम्हारा मंकी है, ये तो मेरे बड़े से ईगल से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, इसने वापस से उसके ऊपर अटैक किया। मंकी भी छुपकर उसी की तरफ देख रहा होता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये मंकी इन ईगल से क्यों डरेगा, क्योंकि उसके पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो इनसे बहुत ज्यादा हायर है। फ्यूचर में ये मंकी एक डिमोनिक एम्पर बन जाएगा और उसके बाद ये इस तरह के ईगल्स को अपने पाँव के नीचे रोन दिया करेगा। इसी वजह से इस मंकी को इन ईगल्स का बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो अपने मंकी को उठाता है, कहता है अब ठीक है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे वो लोग जा रहे होते हैं उसी वक्त वो लड़की उसे कहती है जरा रुको। वो कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। वो जंप करते हुए नीचे उतर आती है और अपने पास से पैसों की थैली निकालते हुए कहती है क्या तुम अपने मंकी को मुझे बेचोगे, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। जाओ और मंकी दोनों उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। जैन टैंग उसे कहती है मैं तुम्हें 500 जान स्टोन्स दे सकती हूँ, साथ तुम्हें किंग लेवल की बुक खरीद सकते हो। मुझे लगता है कि इतनी कीमत काफी रहेगी इस छोटे से मंकी के बदले में। हाँ उसे कहता प्लीज मुझे माफ करना पर मैं अपने मंकी को किसी को भी नहीं बेच सकता, ये मंकी बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तुम यहाँ पर 1000 या फिर 1 लाख की भी बेट कर लो।
प्लीज दोबारा मुझसे मत पूछना, और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है और कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो जैन टैंग काफी गुस्से में होती है और अपने मास्टर से कहती है मास्टर क्या आपने देखा, वो लड़का यहाँ से भाग गया, मैंने उसे पैसे भी दिए लेकिन फिर भी वो अपने मंकी को मुझे बेच नहीं रहा। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर जिद करने की जरूरत नहीं है, तुम हर एक चीज को पैसों से नहीं खरीद सकती। क्या तुम्हें पता है कि वो मंकी एक हाई ब्लड लाइन का मंकी और फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एम्पर बन सकता है। हमारे घर में भी इस तरह के हाई ब्लड लाइन के डिमोनिक एम्पर बहुत ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि वो मंकी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो खुद से उसको अपना मास्टर मानकर उसको फॉलो कर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसको खरीद भी लोगी तभी वो तुम्हें अपना मास्टर मानेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैन टैंग अपने मास्टर से कहती है लेकिन मास्टर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसने मेरी ऑफर को ठुकरा दिया, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगली बार जब वो मुझे मिलेगा तो हम लोग उसे सबक सिखाएंगे। मास्टर से कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरी प्यारी डिसाइपल को पहली बार किसी लड़के ने इग्नोर किया है, अगली बार जब वो हमें दिखाई देगा हम लोग उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। शाओ जी वहाँ से भागता हुआ वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके दोनों भाई सो रहे होते हैं। वो उनसे कहता है चलो जल्दी से उठ जाओ। वो लोग उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? शाओ उन लोगों से कहता है मैंने इस माउंटेन को चेक किया और मुझे लगता है कि जहाँ पर आसपास एक जान वेन हो सकती है जहाँ पर हमें काफी सारे जान स्टोन्स मिल सकते हैं, लेकिन हमें और ज्यादा चेक करना होगा। क्लाउड से कहता है हम लोग वहाँ से काफी सारे जान स्टोन्स को निकाल पाएंगे। वो जान स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जान किंग लेवल तक पहुँच सकते हैं। शाओ भी सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पर क्रिस्टल्स मिल जाते और मैं अपने आप को लेवल अप कर लेता हूँ तो उसके बाद वो लड़की मेरे सामने कितनी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी कि वो मुझसे मेरा 6 ईयर्स छीनना चाहती थी। ये तीनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से लूबर की आवाज आती है। तो लूबर यहाँ पर पहुंचाता है जो कि रेबल्स का लीडर होता है और एक इंडियन जान किंग है। वो उनसे कहता है मैं तुम तीनों को ही ढूंढ रहा था, मेरी फोर्सेस ने मुझे बताया कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है कि ये तुम ही लोगों का प्लान था, तुम ही लोगों ने प्लान बनाकर मुझे वहाँ से बाहर भेजा होगा। मेरे कैंप के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की? लेकिन अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर जान वेन्स को ढूंढ लिया है, अगर तुम लोग मुझे बता देते हो कि यहाँ पर वो जान वेन्स कहाँ पर है तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, तुम तीनों यहाँ से चले जाना। तुम्हारा शाओ भी सोच रहा था हमारे लिए यहाँ से भागकर जाना इम्पॉसिबल है, अगर हम लोग यहाँ से भागकर भी जाएंगे तब भी ये हमें पकड़ लेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर तो फाइट करनी है या फिर मरना है क्योंकि जान स्टोन्स लेने के बाद भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता ब्रदर्स चलो जल्दी से मुझे फॉलो करो, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तभी तुम लोग यहाँ से भाग जाना। शाओ और उसका मंकी दोनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि उसके दोनों ब्रदर भी उसके पीछे पीछे होते हैं। ये तीनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त लूबर अपने बड़े से वेपन को हाथ घुमाता है जिसकी वजह जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो? वो अपने वेपन को घुमाकर उनके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। शाओ तो ऊपर की तरफ जंप कर जाता है जबकि उसके दोनों ब्रदर एनर्जी के साथ हिट होते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारा शाओ ऊपर की तरफ जंप करने के बाद अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे उसका बाला लूबर के वेपन के साथ टकराता है उसी वक्त वो पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। और पीछे की तरफ गिरकर काफी जख्मी होता है। कहता है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ तो मुझसे ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकूंगा। लूबर आगे बढ़ता है और अपने पाँव को उठाकर हमारे शाओ के सामने खड़ा हो जाता है। उसे कहता है अगर तुम मुझे अभी बता देते हो कि जान वेन्स कहाँ पर है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसी वक्त मंकी पीछे से निकलता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, अपने मुंह से फायर उसकी तरफ थ्रो करता है। वो फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से लूबर की बॉडी के ऊपर फायर लग जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। शाओ कहता है कहीं मंकी ने उसको जलाकर मार तो नहीं दिया, लेकिन इसी के साथ ही लूबर अपने वेपन को घुमाते हुए अपनी बॉडी के ऊपर से सारी फायर को डेसिपेट कर देता है और उसे कहता है हमारे पास एक और मंकी है जो कि अपने मुंह से आग थूक सकता है, पता है कि तुम्हारे पास अभी भी काफी सारी ट्रिक्स बाकी हैं। तो इस बार लूबर मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मंकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अपनी फायर के साथ अटैक करने की, अब तुम मेरे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वो अपने वेपन को घुमाते हुए मंकी के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त जैन टैंग वहाँ पर आ जाती है, अपनी तलवार को सामने करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंकी के ऊपर अटैक करने की। फिर साथ ही वो मंकी से कहती है मंकी चलो जल्दी से यहाँ से भागो। तो लूबर उसे देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इन 3 बेवकूफों को मारने वाला था लेकिन अब तुम भी यहाँ पर आ गई हो। तब कहीं जैन टैंग उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी तरफ देखकर इस तरह की बात करने की, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। जाओ भी देखकर काफी हैरान होता है कि ये लड़की ये तो इनेट जान किंग लेवल पर है। फी चैंग भी उठकर आ जाता है और जाओ से कहता है बोस अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, ये दोनों इनेट जान किंग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, तब तक हमारे पास काफी अच्छा मौका है यहाँ से निकल जाने का। जाओ कहता है नहीं रुको, यहाँ पर रुककर पहले इन दोनों की फाइट को एनालाइज करते हैं। लूबर अपने वेपन को घुमाते हुए जैन टैंग के ऊपर अटैक करता है जबकि
इसलिए जैन टैंग जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। लूबर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लूबर के बिजनेस में अपनी टांग अड़ाने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मेरे सामने इस तरह खड़ी हो जाओगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जैन टैंग भी पीछे की तरफ जंप करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसके ऊपर एनर्जी अटैक करते हुए कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हो, कब से तुम बातें कर रही हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर उसके अटैक को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और कहता है देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को अवॉइड कैसे करती हो। और वो भागता हुआ अपने वेपन को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारी प्रिंसेस जो होती है वो जल्दी से नीचे की तरफ झुक जाती है, वहाँ से उड़ती हुई उसके पीछे वाली साइड पर चली जाती है और अपनी तलवार को उसकी कमर के अंदर दंसा देती है, जिससे लूबर भी एक जबरदस्त चीख मारता है। उसे कहती है अब तुम्हें क्या लगा, क्या तुम्हें और ज्यादा चाहिए, चलो देखते हैं कि तुम कब तक टिक पाते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।